नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी तक सोशल मीडिया पर बात नहीं हुई है। नवीन पटनायक क्यों हारे? 5 बार के मुख्यमंत्री, 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इस बार बन जाते तो रिकॉर्ड 6ठी बार मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्यों? आज हम आपको वो खुलासा करने जा रहे हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आया। 147 सदस्य की राज्य विधानसभा और सिर्फ 51 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को 78 सीट्स मिली, स्पष्ट बहुमत मिला, यानी कि 44 सीट चाहिए थी उनको, 74 सीट चाहिए थी उनको, तो उससे 4 सीट उनको ज़्यादा मिली है। खैर, और 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, कांताबाजी और दूसरी हिंजली। कांताबाजी में नवीन पटनायक चुनाव हार गए और हिंजली में सिर्फ 4600 मतों के छोटे से अंतर से उन्हें जीत हासिल हुई। कमाल की बात यह है कि वोट शेयर अगर हम देखें तो बीजेडी को 40.22% वोट शेयर मिलता है, 40.22, और बीजेपी को कम मिलता है 40.07, यानी कि 0.15% कम मिलता है। या राउंड फिगर करें तो 40% बिल्कुल बराबर है, लेकिन थोड़ा सा बीजेपी का कम है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेडी की 51 सीटों के मुकाबले 78 सीटें जीत गई। 27 सीटें सेम वोट शेयर पे कैसे हुआ? ये वोट शेयर सेम है, लेकिन 27 सीटें बीजेपी की बीजू जनता दल से ज़्यादा। क्यों हारी, उसके कारण आज बताएंगे। क्या कोई घर का भेदी था? क्या किसी ने कोई इसकी स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट लिखी, पटकथा और संवाद लिखे? जी हाँ, लिखे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो बीजेपी के साथ मिला हुआ था और पटनायक की हारने की स्क्रिप्ट लिख रहा था? यस, लिख रहा था। दरअसल उनके पिता बीजू पटनायक भी काफ़ी लंबे समय तक उड़ीसा के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी, मुख्यमंत्री भी रहे थे। लेकिन नवीन पटनायक, उन्होंने काफ़ी सफलता मिली और कमाल की बात है कि 2019 में उनका प्रदर्शन फिर भी काफ़ी अच्छा था। 100 से ऊपर विधानसभा की सीटें थी, 12 लोकसभा की सीटें थी, लेकिन इस बार 0 सीटें मिलती हैं, 0 लोकसभा के अंदर। हैरानी की बात है ना कि 21 में से 20 सीटें भाजपा को मिलती हैं और 1 सीट कांग्रेस को, और बीजेडी को इतना वोट शेयर पाने के बाद भी उसे वोट नहीं मिलते हैं। कम से कम कारण तो पता लगे। सबसे बड़ा कारण है वी.के. पांडियान। वो पांडियान, वो तमिलियन जिसको लेके बीजेपी ने बहुत बड़ा अटैक किया कि क्या उड़ीसा की कमान अब एक तमिलियन के हाथ में होगी। उड़िया अस्मिता की बात आ गई। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी थे सीएम पटनायक, उनके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया। 2023 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और बीजेडी में शामिल हो गए। कैबिनेट रैंक भी मिला उनको। बस यही वो पॉइंट था जहाँ से बीजेडी के कई नेता नाराज़ हुए, बड़े बड़े। नाराज़गी तो पहले से थी, क्योंकि नवीन पटनायक ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पांडियान को सौंप दी थी, जो बीजेडी के बड़े नेताओं को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि उन्होंने तो सालों साल, कई दशक तक काम किया और उन्हें कोई पूछता नहीं है, ना उन्हें पुरस्कृत किया गया, ना मान्यता मिली, कुछ भी नहीं हुआ। और ये सर्वे सर्वा बन बैठे पांडियान, जिनकी कोई हस्ती नहीं थी वहाँ पर। लेकिन पांडियान ही वो मुद्दा है जिसके कारण बीजेडी हारी।
लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो बीजेडी के उम्मीदवार थे जो चुने गए, विधानसभा के लिए भी लोकसभा के लिए, वो भी पांडियान ने चुने। कमाल की बात है कि जो पटनायक के मंत्रालय में जो सीनियर मंत्री थे, अगर उन्हें कोई मीटिंग करनी होती थी या नवीन पटनायक से मिलना होता था तो पांडियन के पास जाना पड़ता था कि तुम उनसे मीटिंग करवाओ हमारी। ये उन्हें नागवार गुजरता था, ह्यूमिलेटिंग और इंसल्टिंग लगता था। पता नहीं क्या हुआ कि पटनायक जो थे पांडियन के ऊपर एक ब्लाइंड फेथ कर बैठे और सारे के सारे निर्णय उनके हाथ में सौंप दिए। एक किस्म से कहा जाए तो पांडियन वहाँ चीफ मिनिस्टर थे और पटनायक सिर्फ अपने कमरे में बैठते थे, आराम करते थे। तो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर वहाँ के पांडियन थे, जिन्हें सारे निर्णय लेने की छूट थी, जिससे बीजेडी के अंदर जो रोष और आक्रोश पैदा हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा शासन एक व्यक्ति चला रहा था जिसका नाम वीके पांडियन था। हालात ऐसे हो गए थे कि लोकसभा में बीजेडी के मेंबर्स को भी इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि वो बीजेपी की तरह बिहेव करें, किसी बिल पर कोई बहस ना करें, उड़ीसा को लेके कोई पॉइंट रेज ना करें और चुप बैठे रहें। और अल्टीमेटली वही हुआ कि उड़ीसा के लोगों ने सोचा कि हमारी तो कोई बात होती नहीं लोकसभा के अंदर, और जो हमारे 12 एमपी वहाँ बैठते हैं वो बीजेपी की बात करते हैं, वो मोदी की बात करते हैं, हमारी तो बात ही नहीं करते, जो हमारी कठिनाइयाँ हैं उसकी बात नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों ने भी सोचना शुरू किया कि अगर बीजेडी के मेंबर बीजेपी की तरह ही बिहेव करते तो अच्छा होगा, बीजेपी को वोट दें, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। अब पांडियन एक ऐसा क्या बोलते हैं कि मुद्दा बन गए जिसको पार पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। और तो और सारों ने उनके साथ एक और रिटायर्ड आईपीएस अफसर थे डीएस कुट्टे, और एक बीजेडी के राज्यसभा के सांसद थे मानस मंगराज। इन तीनों ने मिलके सारे टिकट बांटे। कौन? पांडियन, 1997 बैच के आईपीएस अफसर डीएस कुट्टे और राज्यसभा बीजेडी के एमपी मानस मंगराज, शायद यही नाम है। इन्होंने मिलकर सारी टिकट की बंटवाली की, किसी को पूछा नहीं, बस थोप दिया कि तुम यहाँ से, तुम यहाँ से, तुम यहाँ से। पांडियन अपने आप को स्टार प्रचारक के रूप में भी निकल कर आ गए। इससे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे और बाकी जो नेता थे सभी नाराज़ हुए और फिर वो टारगेट बन गए बीजेपी का, और मोदी ने भी उनको टारगेट किया, संबित पात्रा ने भी, धर्मेंद्र प्रधान ने भी टारगेट, सबका। और तो और जो बीजेडी के खुद के लोग थे उन्होंने भी इसको टारगेट करना शुरू किया कि आप तो तमिलियन हो, आपको उड़ीसा अस्मिता का क्या पता। जैसे उनको टारगेट करना शुरू हुआ, अल्टीमेटली लगा कि बीजेपी बाजी जीत गई लोकसभा और विधानसभा में। एक्चुअली ये सारी स्क्रिप्ट बीजेपी की जो हारने की थी वो खुद पांडियन ने लिखी। फिर पता लगा कि उड़ीसा के अंदर जो सैकड़ों करोड़ के जो ठेके दिए जाते थे, टेंडर उठते थे, वो सारे ठेके तमिलनाडु की कंपनियों को दिए जाते थे, अक्सर तमिलनाडु की। क्या रिश्ता था उनके साथ में, कितना कमीशन आता था पांडियन के पास, नहीं पता। मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन अधिकतर जो ठेके होते थे उड़ीसा के अंदर वो तमिलनाडु की कंपनियों को दिए गए। तब लोगों ने सोचा कि एक व्यक्ति जो उड़ीसा में बैठा हुआ है वो हर चीज़ तमिलनाडु के लिए काम करता है, क्योंकि वो खुद तमिलियन है और वो उड़ीसा के प्रति वफादार नहीं है, दगाबाज है। अब वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट थे, आईएएस आईपीएस अफसर थे, तो पांडियन ने क्या किया कि वहाँ पर जितने मेन जो रोल थे, वहाँ पर मेन जो पोस्टिंग्स थी, वहाँ पर नॉन उड़िया ऑफिसर्स को पोस्ट किया। कोई तमिलियन था, कोई तेलुगु था, कोई और था, जो उनके पसंदीदा थे आईएएस अफसर या आईपीएस थे, उनको पोस्ट किया। और वहाँ से जो उड़िया ऑफिसर्स थे उनको हटा दिया। तो ये पोस्टिंग किसकी होगी, ये जिम्मेदारी भी सारी की सारी पांडियन की थी। और
नवीन पटनायक सिर्फ साइन करते थे। कमाल की बात है, लोगों की शिकायत सुननी होती थी तो वो हेलीकॉप्टर में जाया करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सांसदों को, विधायकों को और मंत्रियों को गुमनामी में धकेल दिया और लोगों में उसके प्रति गुस्सा बढ़ रहा था, पांड्यन के प्रति। बल्कि बीच में तो फिर चुनाव जब खत्म हो रहे आए तो नवीन पटनायक को कहना पड़ा कि पांड्यन मेरा उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा वारिस नहीं है, वो उड़ीसा को रूल नहीं करेगा बाद में। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, पांड्यन डैमेज कर चुके थे। पांड्या ने पूरी की पूरी बीजेडी को ध्वस्त कर दिया था और एक किस्म से कहा जाए तो नवीन पटनायक को ध्वस्त कर दिया था। उन्हें पता था जो वो कर रहे हैं वो गलत है और वो उड़ीसा के साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, लेकिन ये हो गया। पांड्या ने प्रचार किया कि वो पटनायक के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उत्तराधिकारी नहीं हूं, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि सारी दुनिया, सारी उड़ीसा मेरे खिलाफ हो चुका है। दरअसल मोदी सरकार को हर मुद्दे पर पटनायक ने जिस बेबाकी से समर्थन दिया, कभी कभी लगता है कि वो पटनायक का समर्थन नहीं था, पांड्यन का समर्थन था। पांड्यन ने मजबूर किया पटनायक को और पांड्यन ने मजबूर किया बीजेडी के सांसदों को कि बीजेपी के खिलाफ मत बोलना। क्या डील थी आपस में इनकी? क्या पांड्यन की कोई बीजेपी के साथ, जो उनके बड़े नेता थे, सत्ताधीश थे, कोई उनके साथ डील स्ट्राइक की थी कि मैं आपको सत्ता दिलाऊंगा उड़ीसा के अंदर? यही हुआ है। दरअसल भीतर घात हुआ, धोखा किया गया। पांड्यन ने बेसिकली देखा जाए तो वो सब कुछ किया जो उड़िया अस्मिता के खिलाफ जाता है और उसने भाजपा को एडवांटेज दी। और लोगों को लगा अगर बीजेडी के सांसद हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते और सिर्फ बीजेपी की तरह बिहेव करते हैं, दे बिकम मोर लॉयल टू मोदी देन बीजेपी जो एमपीज हैं, तो फिर अच्छा होगा कि सारा शासन बीजेपी को सौंप दिया जाए। ये सारा किस्सा हुआ, ये सारी बातें हुई। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हमारे सामने आई वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इसने लोगों को मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं जो नवीन पटनायक का जो पतन था वो बढ़ता चला गया। दरअसल अगर बीजेपी के सामने झुक रही थी तो लोगों ने कहा कि चलो डायरेक्ट वोट देते हैं। दूसरी, बीजेडी के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना भी पनप रही थी और उनको एक सामने पर्याय चाहिए था जो बीजेपी के रूप में उन्हें मिला। लोकसभा की सीटों के लिए कुछ उम्मीदवार तो ऐसे थे जिन्हें भाजपा से उठाकर अगले दिन टिकट दे दिया गया, तो बीजेडी के जो पुराने लोग थे वो तो नाराज होते थे, इसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। दरअसल पांड्यन ने एक किस्म से बीजेडी के लिए श्रद्धांजलि लिखी, कब्र खोदी। आप सोचिए जो अंधा समर्थन था वो किसके कहने से आया बीजेपी को, बीजेडी का किसने किया? वो पांड्यन। यही बात निकल के आ रही है कि शायद नवीन पटनायक हो सकता है डिसएग्री करते हो, लेकिन पांड्यन ने कुछ ऐसा रुख अपनाया कि सबको प्रभावित करके जो पांड्यन कहते थे नवीन पटनायक वही करते थे। तो पांड्यन ने बेसिकली बीजेडी के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका जो दबदबा मुझे लगता है कि पूरी पार्टी के लिए घातक सिद्ध हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि 40% के ऊपर ये जो पार्टी है हार चुकी है या उसका अस्तित्व खत्म हो गया है, वो वापस आ जाएगी क्योंकि दोनों के वोट बैंक तो बराबर के थे। पर कहीं ना कहीं पांड्या ने जो डैमेज किया है, किसके बिहाफ पे डैमेज किया आप समझ सकते हो, और सारे कॉन्ट्रैक्ट तमिलियन पार्टियों को दे दिए, ये भी बात निकल कर आई। और कहीं ना कहीं बीजेडी को जो क्षति पहुंचाई पांड्यन ने वो इर्रिपेरेबल लॉस था और उस चक्कर में नवीन पटनायक अपनी छठी बार मुख्यमंत्री बनने से भी रह गए। शायद ओवर डिपेंडेंस नवीन पटनायक का एक बहुत बड़ी गलती थी, एक फेटल मिस्टेक थी। ना केवल उन्होंने उड़िया लोगों का विश्वास खोया, बल्कि एक किस्म से कहा जाए तो मोदी को मौका दिया कि जिसको घनिष्ठ मित्र मानते थे वही उनको स्ट्राइक बैक किया। कहते हैं अपनी आइडेंटिटी जो भूल जाता है वो ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया आपका।